नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। हमारा आज का टॉपिक है स्विस संघ की अमेरिकी संघ से तुलना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का राजनीतिक विचार और व्यवहार में अमेरिका की देन है। इस कारण दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ फेडरल सिस्टम या संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, उनकी तुलना अमेरिकी संघ से करना अनुचित नहीं है। तो अक्सर ये तुलना की जाती है। तो अगर हम स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था में समानताएं देखें तो वो समानताएं इस प्रकार से नज़र आती हैं। पहली बात है कि स्विस और अमेरिका दोनों ही संघों का निर्माण सुरक्षा की भावना के आधार पर हुआ है। स्विस कैंटनों को यूरोप के पड़ोसी राज्यों से भय था और उनसे अपनी रक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश तथा स्पेनिश साम्राज्यवाद से भय था और उनसे अपनी सुरक्षा हेतु उन्होंने संघ का निर्माण किया था। तो इस प्रकार दोनों ही संघों का जो क्रिएशन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है, अस्तित्व में आए हैं, वह सुरक्षा की भावना के आधार पर आए हैं। दूसरी बात, अमेरिका और स्विस दोनों संघ राज्यों का निर्माण एक ही प्रक्रिया और प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। संघ के निर्माण की दो प्रक्रियाएं होती हैं, हम जानते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया और दूसरा केंद्र विमुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया। अमेरिका और स्विस दोनों ही संघों की इकाइयां संघ के निर्माण के पूर्व स्वतंत्र राज्य थी। जो इकाइयां थी वो अलग अलग उनका अस्तित्व था और संबंधित राज्यों द्वारा दोनों ही संघों का निर्माण केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मेलन, मतलब अलग अलग जो इकाइयां थी वो आपस में एकत्र हुई, उनका सम्मेलन हुआ और इसके आधार पर संघ का निर्माण हुआ। अगर हम भारतीय संघ या पूर्व सोवियत संघ का निर्माण देखें तो केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। तो सेंट्रल पीटीएल जिसे कहा जाता है, उस आधार पर दोनों अमेरिका और स्विस के संघ का निर्माण हुआ है। तीसरी बात, स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों संघ राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए एक जैसी पद्धति को अपनाया गया है और वो पद्धति है गणना तथा अवशेष की पद्धति। दोनों ही संघ राज्यों के संविधान में केंद्रीय सरकार की पावर्स को, शक्तियों को निर्धारित कर दिया गया है कि ये पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होंगी और सारी अवशिष्ट शक्तियां यानी बची हुई शक्तियां इकाइयों को दी गई हैं। स्विस संविधान की धारा 3 और अमेरिका संविधान का 10वां संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अधिकार संघ को नहीं दिए गए वे सारे बचे हुए जो अधिकार हैं वो संघ की इकाइयों को प्राप्त है। चौथी बात अगर देखें तो दूसरे सदन में अवसर की समानता को अगर देखें तो दोनों संघ राज्यों यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संघ राज्यों में संघीय व्यवस्थापिका का दूसरा सदन, उसमें छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अमेरिकी संघ में हर इकाई के द्वारा सीनेट यानी अमेरिका के द्वितीय सदन में अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और स्विस संघ में प्रत्येक इकाई संघीय संसद के द्वितीय सदन में अपने 2 प्रतिनिधि भेजती है। इस प्रकार दोनों देशों की संघीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन में 2-2 प्रतिनिधि इकाइयां भेज सकती हैं। स्विस संघ के अंतर्गत इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में ही अंतर किया गया है। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन को छोड़कर अन्य सब इकाइयां सीनेट में 2-2 सदस्य भेज सकती हैं। 5वां अंतर अलग अलग संविधानों का है। अमेरिका और स्विस संघ राज्य दोनों ही के अंतर्गत इकाइयों के अपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम भारत देखें तो भारत में राज्यों के अपने पृथक संविधान नहीं है, लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में अपने अलग अलग संविधान हैं। दोनों संघ राज्यों में यह शर्त है कि इकाइयों के संविधान संघीय संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए, अर्थात इकाइयों के संविधान केंद्र के संविधान के विरुद्ध नहीं होंगे और उनको गाहे बगाहे उनका जो स्वरूप है वो संघीय संविधान के जैसा ही होगा। उनके द्वारा अनिवार्य रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही अपनाया जाना चाहिए, ऐसा उल्लेख है। छठी विशेषता है, अमेरिका और स्विस दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर इकाइयां चाहें कि वो संघ से अपना संबंध विच्छेद करके पृथक अस्तित्व की स्थापना करें तो ऐसा संभव नहीं है।
जहाँ तक असमानताओं का सवाल देखें, समानताओं में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों संघों के निर्माण के समय स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल थी। रेपार्ड भी ये कहता है, रेपार्ड नामक विद्वान ने कहा है कि अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्रों को खंडों से हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण की ओर ले गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मुख्य समानताएं हैं जो कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संग में है। लेकिन अगर असमानताओं की बात करें तो असमानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं हैं जिससे अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है। ये असमानताएं क्या हैं ये जानते हैं। तो पहली बात यह है कि अमेरिकी संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सब जानते हैं कि शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, ऐसे विषय जिन पर दोनों की अधिकारिता हो लेकिन केंद्र को अधिमान्यता हो, ऐसे समवर्ती क्षेत्र जो है वो अमेरिका में नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। भारत के समान ही समवर्ती अधिकार क्षेत्र के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को दी गई है। अर्थात कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिस पर केंद्र एवं इकाइयां दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य किसका होगा? अगर आपस में विरोध हो उन कानूनों का तो मान्य किसका होगा? केंद्र का। तो भारत और स्विट्जरलैंड दोनों में ऐसी व्यवस्था है और अमेरिका में नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि दोनों संघ की इकाइयां पृथक पृथक संविधान हैं, किंतु अमेरिका में राज्यों के संविधान के संबंध में केवल इतना ही कहा गया है कि राज्यों का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघ की इकाइयों के संबंध में 3 शर्तें रखी गई हैं। ये शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त है कि संघीय संविधान के प्रतिकूल कोई भी उपबंध इकाइयों के संविधान का नहीं होगा। दूसरी बात कही गई है कि शासन की गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाते हुए जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग का अवसर दिया जाए। तीसरा, संविधान जनता द्वारा स्वीकृत और उसकी इच्छानुसार संशोधन योग्य होना चाहिए। अर्थात इकाइयों का संविधान जनता के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए और उनके इच्छानुसार ही संशोधन के योग्य भी होना चाहिए। इस प्रकार अमेरिकी संघ के राज्यों की तुलना में स्विस कैंटनों पर अधिक नियंत्रण है, क्योंकि स्विस इकाइयों को जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने लिए बनाएंगे उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। तीसरी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय विषयों का प्रबंध स्वयं संघीय शासन के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन स्विस संघ में अनेक संघीय विषयों का प्रबंध कैंटनों की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, कैंटनों की सरकार के द्वारा किया जाता है। संशोधन की प्रक्रिया में भी अंतर है। अमेरिकी संघ के संविधान और स्विस संघ के संविधान, इन दोनों की संशोधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत तो ये होता है कि संघ की इकाइयों को न केवल संशोधन की पुष्टि वरन संशोधन प्रस्तावित करने का भी अधिकार दिया गया है। अर्थात अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन करना हो तो इकाइयां खुद भी संशोधन प्रस्तावित कर सकती हैं, और जब संशोधन होगा तो फिर इकाइयों की पुष्टि भी जरूरी है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत इकाइयों को संविधान की पुष्टि के संबंध में अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। केवल पुष्टि के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन संशोधन प्रस्तावित करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अगर स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन होगा तो इकाइयां ऐसे संशोधन की पुष्टि तो कर सकती हैं, लेकिन खुद अपने आप से किसी संशोधन को प्रस्तावित नहीं कर सकती हैं। तो इसके अतिरिक्त स्विस संविधान में जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में अधिकार दिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये मुख्य अंतर हम देखते हैं। इसके अलावा स्विस कैंटनों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो कि अमेरिका के संघ की इकाइयों को प्राप्त नहीं है। सामान्यतः संघ की इकाइयों को प्राप्त होते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। कैंटनों को अपने निकटवर्ती राज्यों से संधियां करने का अधिकार और सीमित रूप से सेना रखने का अधिकार है। दुनिया की किसी भी संघीय व्यवस्था में स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था इसीलिए अनूठी है क्योंकि यहाँ की कैंटन यानी इकाइयां जिसे कहते हैं वो अपने निकटवर्ती राज्यों से संधियां कर सकते हैं, सीमित रूप से सेना रख सकते हैं। तो ये विशेष अधिकार स्विस कैंटनों को प्राप्त है। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं जहाँ संघ होगा वहाँ न्यायपालिका सुप्रीम होगी, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, ताकि केंद्र और राज्यों के विवादों के स्थिति में न्यायपालिका निर्णायक निर्णय दे सके।
तो उसके द्वारा संघ और इकाइयों की सरकार दोनों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन भी प्राप्त होता है, जुडिशियल रिव्यू प्राप्त होता है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन से ही न्यायपालिका ये देख सकती है कि जो कानून बनाए गए वो जो है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। तभी तो उसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन फिर से अवलोकन कर सकते हैं। अमेरिकी संघ के अंतर्गत ऐसा न्यायिक पुनरावलोकन प्राप्त है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता की स्थिति भी मौजूद है। लेकिन स्विस संघ में संघीय न्यायपालिका को केवल कैंटनों की सरकार के संबंध में ही ऐसी शक्ति प्राप्त है। संघीय सरकार के संबंध में ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो एक और अन्य अंतर देखते हैं कि स्विस संघ के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका के ढांचे में एक ही न्यायालय है। पूरे स्विट्जरलैंड के लिए एक ही न्यायालय है, कोई अधीनस्थ या संघीय न्यायालय नहीं है। लेकिन अमेरिकी संघ में संघीय न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे अपीलीय न्यायालय है और सबसे नीचे जिला न्यायालय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्विट्जरलैंड और अमेरिका है, दोनों की संघीय व्यवस्था में जो है समानताएं भी हैं और अंतर भी हैं। तो जो ये अंतर हैं वो संघात्मक व्यवस्था से ही संबंधित हैं। दोनों संविधानों में अन्य बातों के संबंध में अनेक मुख्य भेद हैं। जैसे अमेरिकी शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। तो संघीय व्यवस्था में कुछ समानताएं और असमानताएं तो हैं, लेकिन दोनों के गवर्नेंस में, शासन व्यवस्थाओं में भेद हैं जो कि हमें जानना चाहिए। तो आप जो है स्विट्जरलैंड के संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का हमने अध्ययन किया और उसके बाद हमने कैंटनों के अधिकार भी देखे, हमने केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां देखी कौन कौन सी हैं। तो इसी क्रम में आज हमने देखा कि स्विट्जरलैंड के संघ की अमेरिका के संघ से तुलना क्या है, उसकी समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। आप भारत के संघ से भी स्विट्जरलैंड के संघ की समानता और असमानताओं पर एक नोट तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर तुलनात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं और आपके जो मेन कोर्स है उसमें भी पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक का अध्ययन करें और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उस पर बात करते हैं। धन्यवाद।